नेक्स्ट क्वेश्चन उससे क्या गया, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन and through the point 1,3 रेखाओं 2x + 3y + 5 = 0 तथा x + 2y - 1 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो कि बिंदु 1,3 से होकर जाती है, जो कि बिंदु 1,3 से होकर जाती है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये बोला तो तुरंत क्या हो जाएगा कि हमारा दो लाइनें दी गई हैं और दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर लाइन जा रही है, यानी कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से रेखा जा रही है, तो इसका मतलब कि ये एक लाइन जो है L1 के जैसा काम कर रही होगी और एक लाइन कैसा L2, और इसका जो इक्वेशन होगा मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन अभीष्ट समीकरण वो क्या हो जाएगा L1 + लैम्डा L2 = 0। अब x वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे, y वाले एक साथ हो गए, ये इक्वेशन A हो गई। अब ये पॉइंट कहाँ से पास हो रही है 1,3 से, तो 1,3 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा संतुष्ट कर देगा, यानी सेटिस्फाई कराएगा। अब इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली जाएगी। ये कितना हो जाएगा 2 + 9 + 5 और लैम्डा ले टर्म एक साथ, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 16 + 6 लैम्डा = 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा -8/3। ठीक, अब यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन ए में रख देंगे, इक्वेशन ए, और जैसे इक्वेशन ए में रख देंगे अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एलसीएम ले लोगे भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y + 3 = 0, 3x + 4y + 7 = 0 and perpendicular to the line y - x बराबर ये = 8। हिंदी में लिख लेंगे रेखाओं x + 2y + 3 = 0, 3x + 4y + 7 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो कि रेखा y - x = 8 पर लंब है। तो कैसे इसमें करेंगे कि जैसे हम लोग को ये पता लगा कि हमारी जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है, मतलब दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है, तो तुरंत समझ जाएंगे एक L1 होगी और एक क्या होगी L2, और उसका समीकरण हो जाएगा यानी इक्वेशन हो जाएगी L1 + लैम्डा L2 = 0। तो ये आ गया। अब x वाले टर्म को एक साथ कर लिया जाएगा, y वाले को हम लोग एक साथ कर लेंगे, और फिर तुरंत हमें ध्यान आएगी कि जो हमारा अभीष्ट समीकरण मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड इक्वेशन की स्लोप और दी गई लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो इसलिए इसका स्लोप अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, और m2 यहाँ से देख लोगे इसका m2 तो ये एक ही आ जाएगा सीधे,
और m1 m2 इक्वल टू कितना हो गया -1। तो ये 1 प्लस, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और इक्वेशन ए में वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात और बताना चाहें कि देखो ये तो इस सब शॉर्टकट है, अगर जैसे मान लो किसी को फैमिली नहीं पता होती तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। कैसे कर सकता था, लेकिन ये कोई मज़ेदार मेथड नहीं होगा। ये तो तब है जब बेसिक बिल्कुल। देखो ये दो लाइनें थी L1 और L2, और हमारी स्थिति कैसी थी कि ये इससे पॉइंट से जा रही है लाइन और साथ में ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये रफ फिगर हमने बना दिया। तो हमारा काम क्या है कि किसी भी लाइन की, हमें तो इसकी इक्वेशन निकालनी है ना, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या? या पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, या फिर दोनों ही क्या पता लग जाए, पॉइंट, और कुछ नहीं सोचा जाता है। तो तुरंत यहाँ पे दिमाग आई बात कि भैया इसका स्लोप तो मुझे पता है, तो इसका स्लोप सीधे लिख सकते हो कि नहीं? कैसे? अरे भाई किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी सीखी थी। क्या सिखाई थी हमने कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन लंबवत रेखा, वो क्या रहेगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, एक्स और वाई के गुणांक क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और इनका साइन अपोजिट लग के प्लस लैम्डा बराबर क्या 0, ये हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहता तो इस लाइन की इक्वेशन मैं लिख सकता था x प्लस वाई प्लस लैम्डा बराबर क्या आ जाती है 0। अब लैम्डा के लिए, लैम्डा तो कांस्टेंट, हमने ये भी बोला था कि चाहे लेफ्ट में लगा दो चाहे राइट में लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें तुमको पेन नहीं लेना कि इधर क्यों लगाओ उधर क्यों लगाओ, वो तो वैल्यू अपने आप निकल के, चाहे तुम इधर लगाओ चाहे लेफ्ट में लगाओ चाहे राइट में लगाओ, लास्ट में सबका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये लाइन हमें मिल गई। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर जो L1 और L2 जो लाइन दी गई है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है कि नहीं जा रही है, मतलब L1 और L2 रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या निकाल दूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वहां आने के बाद जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु जो रेखा होगा वो इस रेखा को, समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट। जैसे करा दोगे ये तुम्हारा यही आंसर मिल जाएगा। समझे बात? तो इस तरीके से भी कर सकते थे। क्लियर? ये बात हमने इसलिए बता दी, जो आर्टिकल पढ़ा था उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो अपने दिमाग में रहे बात। क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 एंड 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 whose distance minimum from the point 1,1। लिखो, रेखाओं x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो कि बिंदु जिसके लिख रहा है, जिसके बिंदु 1,1 से दूरी न्यूनतम है, जिसके बिंदु 1,1 से दूरी न्यूनतम है। अब कैसे करोगे यहां पर, अब यहां पर ये जो दो लाइनें दी गई हैं, एक L1 हो गई और एक L2 हो गई, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जानी है लाइन। ये L1 है और ये L2, इनके इंटरसेक्शन से ये लाइन जा रही है, ठीक। और इसका एक पॉइंट दिया गया है, इससे डिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, मिनिमम, न्यूनतम। तो कैसे करोगे, एक तो जो पूरा तरीका है करने का वो ये है कि देखो मैं समझा दे रहा हूँ, करेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे कैसे करोगे कि ये इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे इससे। अब अपने दिमाग में बात सोचना,
देखो क्या होगा कि ये x प्लस 2y प्लस 3 प्लस लैम्डा 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। तो ये 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या होगा कि हमें इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस यानी दूरी कैसे चाहिए, मिनिमम यानी न्यूनतम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमने मान लिया d है, ठीक। अब पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कि नहीं, लंबवत दूरी होती है। तो यहाँ से हमने इसका क्या किया, लंबवत दूरी निकाला। तो ये 1 प्लस 4 लैम्डा, x की जगह भी 1 है, y की जगह भी 1 है, और ये 3 प्लस 2 लैम्डा अपॉन, बस सुनते रहना, इसके आगे फिर नहीं लिखूंगा, 1 प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर और प्लस 3 प्लस लैम्डा का होल ऑफ स्क्वायर। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये देखो d की वैल्यू लैम्डा के टर्म में पूरा टर्म बन गया। अब ये हो कैसे गया है कि d इक्वल टू कर 3 5 1 6 ये 9 लैम्डा अपॉन ये पूरी वैल्यू लिखी है। तो अब मुझे इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए d कभी मिनिमम होगा, कभी क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ से करना ये मुझे पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा के। बस अब नहीं लिखूंगा इसके बाद से, लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन होने के बाद अब जरा देख लो, डिफरेंशिएशन होगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए, इसको क्या करोगे, डी डैश को क्या करोगे 0, जिससे लैम्डा की वैल्यू आएगी। अब वो लैम्डा की वैल्यू के लिए फिर सेकंड डिफरेंशिएशन चेक करोगे, ठीक, और जिससे वो क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकंड डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। उसी पॉइंट पे तो मिनिमम होगा। अब वो फिर पॉइंट जो मिलेगा यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो तुमको लग रहा है इसका डिफरेंशिएशन आसान है, नहीं। तो यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी, पूरी कोऑर्डिनेट के अंदर कुछ टॉपिक में, कुछ टॉपिक ध्यान रखना, पूरी कोऑर्डिनेट में कुछ टॉपिक ऐसा जो होता है वो हमेशा कैलकुलस से जोड़ा जाता है। उसमें तुम्हें कैलकुलेशन भी हर जगह कैलकुलस से ही दिखेगी। अगर पास्ट ईयर की क्वेश्चन में भी देखोगे तो तुम्हें वो पूरा क्या कैलकुलस से किया हुआ दिखेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे हम इनका शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। अब कैसे शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जरा देखो, ये पूरा मेथड जैसे हमने देखा तो समझ गए कि ऐसे कभी नहीं करना है ये। अब इसको करना कैसे है, तो इसके लिए हम थोड़ा थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे कि जैसे उसने कहा इस पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम है। अब जरा ध्यान से देखो, एक बात सोचो, ये लाइन जब भी दो लाइनों के इंटरसेक्शन से लाइन जा रही तो L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 लिखेगी जाएगी। ये बिल्कुल बात कंफर्म है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से रेखा जा रही है तो L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर ही क्या होगा, 0। अब मैंने अगर मान लो लाइन ये बना दी एक, ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से पहले डिस्टेंस न्यूनतम थी यानी मिनिमम थी कि अब है, अब है कि नहीं है। अच्छा एक बार जरा सोचो, क्या मैं इसको और मिनिमम कर सकता हूँ, और छोटा कर सकता हूँ? तो हम कहेंगे हाँ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब भी, अब बताओ, अब छोटी ज्यादा दिखेगी कि पहले ज्यादा छोटे दिख रहा था? अरे अब दिख रहा है कि नहीं? तो ये फाइनली सबसे छोटा कब दिखेगा, ये सबसे छोटा तभी दिखेगा जब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाए। क्या इससे छोटा कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो जब भी कोई कह दे कि ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तो तुरंत सभी के दिमाग में बात आनी चाहिए कि दूरी, अगर किसी बिंदु से रेखा के बीच की दूरी न्यूनतम कर रहा है अगर फैमिली ऑफ द लाइन वाले टॉपिक में, तो समझ जाएंगे कि वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वो बिंदु उस रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कर दोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ये पूरा बेकार हो जाएगा काम, इसको करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और इसमें हमेशा जानते हो सॉल्व करोगे तो लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी। दो क्यों वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू बता रही होगी जिससे उसकी डिस्टेंस क्या हो रही होगी, मैक्सिमम, और एक बता रही होगी जिससे डिस्टेंस क्या हो रही होगी, मिनिमम। मतलब एक न्यूनतम दूरी के लिए निकालेगा लैम्डा और एक क्या निकालेगा, अधिकतम दूरी के लिए। तो हम इसलिए यहाँ पर अगले पार्ट में मैक्सिमम अगर किसी ने बोल दिया तो क्या सोचना है वो भी मैं बताता हूँ। पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना, 4 3 7 7 2 9 3 5 1 6। इक्वेशन ए में आ जाएगा। तो इक्वेशन ए में वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो -8/3x ये इसको सॉल्व कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं आप? ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, लिख लो। इसी ही क्वेश्चन में अब लिख लो आल्सो कैलकुलेट फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस। सेम इसी क्वेश्चन में लिख लेंगे अधिकतम दूरी के लिए। तो अधिकतम दूरी के लिए कैसे करेंगे कि जैसे ये लाइन थी L1 और L2, ठीक। अच्छा, पॉइंट हमें क्या दिया गया था 1,1। अब एक बात जरा सोचो कि ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जिसके लिए हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है यानी अभिष्ट रेखा वो इस पॉइंट से क्या हो मैक्सिमम हो। तो कैसे पता लगेगा? देखो इधर इन दोनों के पॉइंट से ये मैंने लाइन निकाली है। अच्छा, यही क्यों निकाली ये भी समझा रहा है। जरा एक बात सोचो कि भाई इन दोनों के प्रतिच्छेद से यानी इंटरसेक्शन से जो लाइन जा रही है ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। लेकिन अगर इस लाइन को मैं ऐसे निकालता तो जरा ध्यान से सोचो, इस लाइन को अगर मैं ऐसे निकालता तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस अभी देखो और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखो, तो तुमको ज्यादा कौन बड़े दिख रहा है? ये पीछे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्यों हमें क्यों ये दिखाया? हमने इसलिए दिखाया क्योंकि इस बार हमें डिस्टेंस कैसी चाहिए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होती है? जब इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये जो पॉइंट दिया गया है यानी ए कॉमा एक, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं रखते हैं तो उसके बाद अगर लाइन जरा से भी खत्म होगी, अरे भाई लाइन और पॉइंट, एक मिनट फिर से मैं बता दे रहा हूं, लाइन और पॉइंट के बीच में जब भी डिस्टेंस की बात होती है हमेशा कैसी चलती है? परपेंडिकुलर। बिंदु और रेखा के बीच में अगर दूरी की बात होती है तो कैसी चलती है? लंबवत दूरी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी अगर किनारे कर देता तो ये डिस्टेंस फिर से छोटी होनी शुरू हो जाती कि नहीं होती? शुरू हो जाती। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी हो रही है कि जब हमारी अभिष्ट रेखा इस पॉइंट से अधिकतम होगी। तो कब होगी? जब L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दिए गए पॉइंट से जो लाइन बन रही है और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये दोनों आपस में कैसी हो? परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि L1 और L2 को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब ये पॉइंट मुझे पता लग जाएगा तो इसका स्लोप मैं M1 ले लेता हूं और इसका स्लोप मैं क्या ले लेता हूं? M2। तो M1 M2 बराबर क्या हो जाना चाहिए? -1। ये ट्रिक सब लोग याद रखेंगे कि मैक्सिमम के लिए क्या सोचना है और क्यों सोचना है ये मैंने बता दिया है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और हम लोग को क्या बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताओ, L1 और L2 को सिंप्लीफाई करके बताओ x और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 और -2। ये बिल्कुल सही वैल्यू है, 1 और -2 आ जाएगी। अब इससे इसका स्लोप निकाल दो तो ये कितना आ जाएगा यहां पर? M1। तो ये बिल्कुल सही आ गया, M1 इन्फिनिटी आ गया। और अगर किसी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है तो उसे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी? 0। तो इसका मतलब कि यहां से M1 M2 बराबर -1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी का 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर का इन्फिनिटी होगा, ये हमने बात पहले ही बता दी है। तो इसका मतलब कि यहां से M1 ये आ गया तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। कोई प्रॉब्लम है? और यहां से अब देखोगे तो ये 1 + 4 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? -1/4। और अब इसको इक्वेशन ए में हम लोग पुट कर देंगे और इक्वेशन ए में पुट करने के बाद यहां से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस पे इस टॉपिक पे समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये कैलकुलस बेस्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा ध्यान रखने हैं अपने लोग को, ठीक है। तो अब ये टॉपिक हम लोग का हो गया कंप्लीट, इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो आर्टिकल क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद द लाइन y = mx + c एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। मतलब एक ऐसी रेखा है जो बिंदु x1, y1 से होकर जा रही है और तथा रेखा y बराबर mx + c से अल्फा कोण बना रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? देखो यहाँ पे हम लोग को ध्यान है m = क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं?
तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा प्लस माइनस अल्फा। पहले थीटा इससे आएगा, ये अल्फा कोण बाद में आएगा, गुणे में x माइनस एक्स वन, ये होता है। अब इसमें क्या होता है, हमेशा दो लाइनें मिलती हैं, एक प्लस के साथ और एक क्या, माइनस के साथ। तो इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन लिखते हैं इस पर। ये फिगर जरूर बना लेंगे। रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, 1 से होकर जाती है तथा रेखा √3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 से 30 डिग्री का कोण बनाती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 1 and which makes an angle 30 degree with the line √3x minus y plus 5 equal to 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो m का मतलब कितना आ जाएगा, तो m का मतलब √3 आ गया, और यहाँ से फिर tan थीटा इक्वल टू m आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, √3, ये 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा कितना है 30 डिग्री, ये x1 y1 हो जाएगा। तो इक्वेशन अभी हम लोगों ने जान ली थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा प्लस माइनस अल्फा x माइनस x1। और tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी कभी भी मिल रहा है ऐसा, तो हमने क्या ध्यान रखना है कि इसको 1/0 समझ के सॉल्व किया जाता है, यानी कि x माइनस वन बराबर 0। पूरी कोऑर्डिनेट में कहीं इन्फिनिटी अगर स्लोप में आ रहा है तो प्रवणता में तो उसको 1/0 लिख के सॉल्व किया जाएगा। ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। दूसरा, ये tan 30 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, तो ये √3y माइनस वन, √3y माइनस √3 दिस। तो फाइनली इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस √3y प्लस √3 माइनस वन बराबर 0। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये लिख लिया, फिर इसके आगे लिखते हैं इमेज। अब नेक्स्ट आर्टिकल, तो इमेज क्या होगा, सबसे पहले कि अबाउट x एक्सेस, x अक्ष के परिता। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है O, x1, y1, और उसका x एक्सेस के अबाउट यानी x अक्ष के परिता इमेज निकाल रहे हैं, तो x वाला निर्देशांक वही रहेगा, बस y बदल जाएगा किससे, -y से। ये किसके अबाउट है, x एक्सेस। दूसरा सेकेंड, y एक्सेस, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो y एक्सेस के अबाउट क्या आ जाएगा, इसमें इमेज, I से इमेज लिख दे रहा हूँ है ना, तो ये बदल जाएगा, x बदल जाएगा -x1 से, और y तो वही रहेगा इसमें। तीसरा, लिखने की तो बहुत लिखी जा सकती हैं, लेकिन हम लोग केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जिनका यूज होता है क्वेश्चनों में, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जितनी शॉर्टकट में ज़रूरत रहती है उतना हम बता रहे हैं। लिखने के तो बहुत सी लिखी जा सकती है, फिर सीधे आ जाएगा क्या, फिर कुछ भी दिया हो उस फार्मूले से सीधे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से y बराबर x लाइन के अबाउट निकालना है, कोई y बराबर x रेखा के बनता, तो यहाँ से अगर मान लो कि पॉइंट जो है ये y एक्सिस के अबाउट, देखिए y एक्स के परिता, ये ऑब्जेक्ट है x1, y1, तो जो इसका इमेज आएगा वो यहाँ पे बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, x और y आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, मतलब x वाला y के पास चला जाएगा, y वाला x के पास चला जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, क्या चीज, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे पूरा, बस हाँ माइनस साइड नहीं लगेगा, ठीक है। एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे खाली।
लिख गया। फिर अगला क्या है, फोर्थ, जैसे ये लाइन दे दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ये पॉइंट है x1 y1। तो इस पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज देखा जाए, इमेज ये अल्फा और बीटा मान लो इमेज है, प्रतिबिंब, तो इसकी वैल्यू सीधे निकल आती शॉर्टकट से। कैसे है, अल्फा माइनस x1, x वाला x के साथ माइनस करोगे अपॉन में x का कोफिशिएंट इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन y में y का कोफिशिएंट बराबर -2, x वाला पॉइंट x के प्लेस पे और y वाला पॉइंट y के प्लेस पे रख दोगे +c और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले से तुम चाहे जिसकी इमेज निकालना चाहो निकाल सकते हो। कैसे, बस फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल कर देना तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, सेकंड वाला थर्ड के इक्वल कर दोगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की। ठीक है, ये क्या है, इमेज ऑफ द पॉइंट with respect to the line ax plus by plus c बराबर 0। अब यहाँ पे अगर मान लो ये आ गया, ये पॉइंट दिया है और ये m का मतलब यहाँ पे क्या समझा जाएगा, ये क्या है, इसको बोला जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये लंब के बाद। तो यहां पे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फा माइनस x1 अपॉन a। यही फार्मूला रहता है, बस 2 आगे से हट जाता है। इसको लिख लेंगे पहले। तो अब देखो ये नोट्स के पॉइंट है, इस पे अगर तुम्हें पॉइंट पता है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं पता है तो तुम इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैं सोचोगे कि नहीं मैं कुछ गणित लगा के सॉल्व कर लूँगा, कोई गणित नहीं लगने वाली है, सीधी सी बात। ये तुम्हें पता है तो होगा, नहीं पता है तो सिर पटक लो, कुछ नहीं होने वाला है क्या कि अगर कोई त्रिभुज में एक शीर्ष पता है और साथ में उसकी भुजा का अर्धक पता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि उस शीर्ष का भुजा के अर्धक का जो प्रतिबिंब निकाला जाता है वो त्रिभुज का दूसरा शीर्ष बन जाएगा, चाहे वो त्रिभुज कैसा ही क्यों ना हो। यानी किसी ट्रायंगल में अगर एक वर्टेक्स पता है और साथ में उसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर पता है तो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालते हैं तो वो दूसरी वर्टेक्स आ जाएगी। अब चाहे वो इधर का हो चाहे इधर का हो, दोनों केस में तो ये पूरा पॉइंट इसी के ऊपर ही है। साइड बाइसेक्टर तो क्या कहाँ इमेज निकलती है कि है यहाँ, ठीक है। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर भी हो सकते हैं, यानी कोण अर्धक भी हो सकते हैं, तो उसमें कहाँ निकलेगी वो अब बताने जा रहे हैं, तो इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे अगर हमें त्रिभुज में कोण अर्धक पता है तो ध्यान रखेंगे शीर्ष का, जैसे ये ए शीर्ष है, इसका कोण बी का जो अर्धक है उसके प्रति अगर प्रतिबिंब लेते हैं तो ये m आएगा। और अगर रेखा L2 भी कोण अर्धक है तो इसका ए के प्रति अगर बिंदु लेते हैं a का, रेखा L2 बराबर 0 से प्रतिबिंब निकालते तो n आएगा। अच्छा, अब इसे फायदा क्या हुआ m और n के आने से, तो कोई अगर मुझसे पूछता है कि रेखा BC का समीकरण, इक्वेशन ऑफ BC, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ BC जो बराबर होगा वो इक्वेशन ऑफ MN होगा। मतलब रेखा BC का समीकरण बराबर होगा रेखा MN के समीकरण के। ये बराबर कहाँ होगा, ये तो इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, तो बराबर कहाँ हुआ, बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन गलत सोच रहे हो, ये तुम जो देख रहे हो बराबर नहीं, ये लंबाई है, लेंथ है, और समीकरण जो होता है उसकी कोई लंबाई थोड़ी होती है। तो इसलिए इक्वेशन जो है MN का कोई इक्वेशन बोले या BC का इक्वेशन बोले, एक ही मतलब है, ठीक है। वो इतनी बड़ी लाइन का इक्वेशन लिख दे और इसके अंदर कोई कह दे इतनी लाइन का इक्वेशन बताओ, दोनों एक ही हैं। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग कब है, जब इनकी लंबाई देखी जा रही है, लेकिन समीकरण तो एक ही आएगा। तो इसलिए MN का कोई समीकरण बोले या BC का समीकरण बोले, दोनों का मतलब क्या होगा, एक। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये इसका अगला इस्तेमाल है।
फिर अगला देखते हैं, इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू L1 बराबर 0, यानी कि ए का रेखा L1 के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है वो क्या है, m है। एक और पॉइंट होता है उसको लिखते हैं, नोट कर लो इसको तब तक। तो ये लास्ट पॉइंट, अगर ये क्या है, ये परिवृत्त है, सुन लेना, परिवृत्त है, सर्कम सर्किल, ठीक है। और लंब केंद्र का त्रिभुज की किसी भी रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाले। लंब केंद्र ये O है, कोई भी रेखा, चाहे BC हो, चाहे AC हो, चाहे AB हो, अगर तुमने लंब केंद्र का किसी भी रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाला तो वो प्रतिबिंब हमेशा परिवृत्त के ऊपर स्थित होगा। अब तुम लोग सुन लो कि आर्थो सेंटर का ट्रायंगल में किसी भी साइड के रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालते हो तो वो हमेशा सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा, यानी O का तुमने इमेज निकाला इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सरकम सर्किल के सरकमफ्रेंस पे मिलता है। ये आखिरी पॉइंट था, ठीक है। तो इमेज से रिलेटेड ये पॉइंट खत्म हो गए, अब इसके यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे।